नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बागियों को मनाने की कवायद जारी। चुनाव के लिए महज चंद दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक देवभूमि उत्तराखंड पहुंचकर देवभूमि की जनता से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे, तो आज राजस्थान के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी उत्तराखंड की जनता से जुड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ स्टार प्रचारकों से पार्टियों पर प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरे चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस के नाराज नेता पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। बड़े दिग्गजों के जिम्मे इन बागियों को मनाने की कवायद जारी है। इसी को लेकर आज हम बागियों को मनाने की कवायद जारी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश में नाम वापस लेने का आखिरी दिन आज था। शाम तक भाजपा और कांग्रेस अपने कितने बागी नेताओं को मना पाए हैं। बागी नेता टिकट न मिलने से पार्टियों से बगावत कर चुके हैं। देखिए, क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, चाहे किसी भी समुदाय का आदमी हो, मुस्लिम समुदाय हो, मैदानी मूल का व्यक्ति हो, गोरखाली समाज के व्यक्ति हो, पहाड़ी मूल का व्यक्ति हो, मेरे साथ अपार जन समर्थन है। तो जनता के दबाव में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि जनता ही नेता बनाती है। तो जनता मेरे साथ है, पूर्ण रूप से जनता मेरे साथ है। धर्मपुर विधानसभा चमोली जी ने कहा कि अपने घर परिवार का मामला है, निपट जाएंगे, बैठ जाएंगे, हमारा कहना मान जाएंगे। क्या बैठने वाले हैं आप? नहीं भाई साहब, आपके सामने नामांकन करा रहे हैं, कोई बैठने का क्या, ये लोग रहे, कौन किसको बिठा सकता है? जब जनता का समर्थन है तो जनता बैठने के कोई चमोली जी दबाव आने शुरू हो गया आपके है। जनता की हितों की रक्षा की बात जहाँ तक है, बड़ा प्लेटफॉर्म हो, छोटा प्लेटफॉर्म, आपके अंदर एक करने की क्षमता होनी चाहिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन हमने पिछली बार बहुत दबा के काम किए हैं। पिछले 5 सालों में चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंच से हो, सरकार से हो, चाहे किसी भी स्तर से हो, आपकी इच्छा शक्ति की आपके अंदर होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर, और हर काम संभव है। प्रदेश भर में 750 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। इन 750 में से 35 से ज्यादा बागी भाजपा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भाजपा के लिए 22 बागियों को साधने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के 13 बागी मैदान में हैं, जिनको साधने के लिए दोनों दल खास रणनीति में जुटे हैं। बागी साधने के लिए अब दोनों सियासी दलों के पास सिर्फ बहुत कम समय बचा है। हालांकि कुछ बागी नेताओं को मनाने में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो मैदान में डटे हुए हैं। सीनियर हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनका सब लोग कहना मानते हैं, जिनका सम्मान करते हैं। सब लोग, कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठतम जो नेता हैं, वो उन लोगों के संपर्क में हैं। उनसे प्रेम से, गुहार से, मनुहार से, पुचकार के, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता उनको हाथ जोड़ के भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के व्यापक हित में, प्रदेश के हित में कि सरकार आएगी। उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो उनका अपना सिरदर्द है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक आप बात करें, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर असंतुष्टों को समझाने में सफल रहेगी। ज़्यादा असंतुष्टों की संख्या भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ा परिवार है, और इस परिवार में जो है निश्चित तौर पर गिले शिकवे और शिकायतें रहती हैं। उनको दूर करने का प्रयास हमारे तमाम नेता करेंगे, लेकिन संख्या फिर भी मैं समझता हूँ नागणने की बराबर है। और अगर जो आखिरी तारीख है वापस लेने की नाम, तो उसके उपरांत जो आप पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होगी। तो चाहे भाजपा हो, जिस तरह से सिर्फ उनके जो नेतागण हैं, सिर्फ सत्ता की उनकी लड़ाई है। जन सेवा करना, लोगों के लिए काम करना उनके एजेंडे में नहीं आता, और इसी सत्ता की छीना झपटी में उनके लोग नाराज होकर निर्दलीय पर्चा जो है भर रहे हैं। और पार्टी जो अपने आप को बड़ी अनुशासन वाली पार्टी कहती है, वो उसकी अनुशासनहीनता जो है इन नेताओं की साफ नजर आती है। उत्तराखंड की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता इन नेताओं को सबक सिखाएगी और इस बार आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित परिणाम उत्तराखंड में देगी।
जहां एक तरफ पार्टियां इन बागियों को मनाने में जुटी है, वहीं अपने दलों से बगावत कर मैदान में उतरे उम्मीदवारों के तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। धर्मपुर सीट से भाजपा से बगावत कर मैदान में उतरने वाले वीर सिंह पवार को मनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक नाकाम रहे, तो कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे पूर्व मंत्री शूरवीर सजवान को मनाने के लिए भी प्रभारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही रुड़की सीट से भाजपा के बागी नितिन शर्मा ने चुनाव न लड़ने से साफ इनकार कर दिया। वहीं भाजपा जोईवाला सीट से जितेंद्र नेगी, सौरभ थपलियाल और सुभाष भट्ट को मनाने में कामयाब रही। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टियां हैं कैसे डैमेज कंट्रोल करते हुए अपने कुनबे की कला को दूर कर पाती है या नहीं, और बागियों के तल्ख तेवर किस तरह से समीकरण तय करते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस के लिए बागी नेता सिर का सिरदर्द बने हुए हैं, उसके साथ ही साथ इन दोनों ही पार्टियों को चुनाव से पहले इन बागी नेताओं को साधने की भी एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हुई है। एक तरफ जनता चुनाव के सामने पार्टियों का प्रदर्शन, और दूसरी तरफ इन बागी नेताओं को साधने की कवायद। लगातार दोनों ही पार्टियों के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के लिए तमाम लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या चुनाव से पहले वाकई इन बागी नेताओं को ये पार्टियां मना पाती हैं, या कहीं ना कहीं ये बागी नेता पार्टी का नुकसान करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। राजेंद्र शाह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। दीपक पांडे, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मीनाक्षी गिलजियाल हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजेंद्र जी आपसे ही करूंगी। कांग्रेस के जिस तरह से 13 बागी नेता मैदान में हैं, लगातार उनकी जो मांगे थी उनको लेकर आला कमान के द्वारा सुनवाई नहीं हुई है, और अब ये नाराजगी इतनी है कि सड़क तक पहुंच चुकी है। कैसे मना पाएंगे चुनाव से पहले? देखिए प्रियंका जी, आज हमारे बड़े नेताओं ने बहुत से लोगों से बात की है और बहुत बड़ी सफलता भी हमें मिली है। मैं समझता हूँ आज हमारे जो पूर्व मंत्री है, वरिष्ठ विधायक रहे हैं, शूरवीर सजवान जी, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने के लिए रजामंदी दे दी है जी। इसके साथ साथ सहसपुर में हमारे आकिल अहमद थे, और वहां पर 2 लोग और थे, उन दोनों लोगों ने भी सहमति व्यक्त करते अपना नाम वापस लिया है। गंगोली हाट में नारायण राम जी ने वापस लिया है नाम, सूरज सिंह नेगी जी ने रायपुर में नाम वापस ले लिया है, पौड़ी में विनोद धनोसी जी ने नाम वापस ले लिया। और मैं समझता हूँ लगभग सभी लोगों से हमारी बातचीत हो चुकी है, सभी नेताओं ने उनसे बातचीत कर लिया, और जो साथी अभी भी कोई नाराज होगा निश्चित तौर पर उसे मना लिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका कहना है कि मना लिया गया है या मना लिया जाएगा, क्या जिम्मेदारी टिकट के बदले आप दे रहे हैं इन तमाम नेताओं को? नहीं, देखिए ये तमाम लोग हमारे निश्चित तौर पर बहुत अनुशासित सिपाही हैं। अब उन्हें टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको समझाया है कि देखिए कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, निश्चित तौर पर कल को जो है कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो हमारा मिशन है इस प्रदेश में कि भाई यहाँ जो वादे पिछली सरकार ने जो झूठे वादे किए हैं उनके खिलाफ जो है हमें जो विकास की धारा रुक गई उस विकास की धारा को शुरू करना है, उसमें तमाम लोगों को सहयोग करना है। और जो कांग्रेस का जो भी सिपाही है वो विकास का सिपाही है, वो थोड़े दिन के लिए नाराज हो सकता है लेकिन वो विकास के लिए अपने आप को त्यागने के लिए भी तैयार रहता है। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं आपने मना लिया है तो बेहद अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। आगे बढ़ेंगे। मीनाक्षी गिलजियाल हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां उत्तराखंड में चुनाव से पहले साफ तौर पर जिस तरह की राजनीति सड़कों पर देखने को मिली, तमाम नेता सड़कों पर अपने समर्थकों के साथ उतरे दोनों ही पार्टियों के, और उसके बाद बड़े बड़े आला कमान के साथ ही साथ बड़े नेता उनके मनाने के लिए उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक जगह से प्रत्याशी, तो पहले भी ऐसा होता था कि कई होते थे, लेकिन अब ये जो धैर्य कम रह गया है राजनीति में, यही वजह है कि पार्टी की बातें सड़कों तक आती हैं और कहीं ना कहीं फजीहत करवाती हैं? जी मीनाक्षी जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें। जी, आपने जो बात कही है कि धैर्य कम हो गया है, एक्चुअली धैर्य कम नहीं हुआ है, अनुशासन कम हो गया जी। अगर आप देखो कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए,
जो ये दोनों ही राष्ट्रीय दल है, जब ये अनुशासन की बात करती हैं, नैतिकता की बात करती हैं, लेकिन वहीं जब दल बदल का खेल शुरू होता है, किसी को अपनी पार्टी में मिक्स करना होता है या किसी को प्रलोभन देके अपने साथ बुलाया जाता है, तो राजनीतिक अनुशासन जो कि सीनियर लीडर्स को, जो नेता हैं, उन लोगों को दिखाना चाहिए था। जब वो लोग अनुशासन नहीं दिखा रहे हैं, जब वो भी सत्ता की दौड़ में किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, तो आप ये बताइए कि बाकी लोगों के अंदर जो है विरोध के सुर तो फूटेंगे ही। कहीं ना कहीं उन लोगों के माइंड में भी ये चीज है कि हमारी भी राजनीति में कुछ ना कुछ वैल्यू है, और उस वैल्यू को भुनाने के लिए वो लोग इस तरह के जो नाराज होने के, बागी होने के जो नाटक करते हैं, वो एक्चुअली इसीलिए किया जाता है कि एंड मूवमेंट में प्रलोभन दिया जाएगा। और अभी जो ये मनाने की कवायद चल रही है, वो सब क्या है? वो प्रलोभन देना ही हो रहा है। आप ये बताइए कि आज तक आप बोल रहे थे कि मैं यहाँ का सबसे बेस्ट कैंडिडेट होना चाहिए था, मुझे यहाँ पे जनता की सेवा करनी चाहिए थी। आज अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि आप मान जा रहे हैं? कहीं ना कहीं वो प्रलोभन शायद बड़ा है, जो अन्य पार्टियों से नहीं आया, तो चलो अपनी पार्टी से ही सही, तो मान जाते हैं। और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि आज बागी नेताओं को मना रहे हैं, क्या कभी इन्होंने इस तरह से जनता को मनाने की कोशिश की? जनता भी तो बहुत नाराज है। जो जितने कार्य इन लोगों को जो करने चाहिए थे वो इन लोगों ने नहीं किए, तो जनता भी तो नाराज होती है। लेकिन नहीं, ये जनता को मनाने कभी भी इस तरह से नहीं जाते हैं, ये सिर्फ 5 सालों में वोट मांगने जाते हैं। जी बिल्कुल। आप लोगों को मनाने के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। वहीं आप उत्तराखंड की स्थिति देखिए, प्रसूताएं मर जाती हैं उनके घर में। जी बिल्कुल ठीक कहना है मीनाक्षी जी आपका। दीपक पांडे जी भी हमारे साथ हैं। दीपक जी, जिस तरह से मीनाक्षी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं नेताओं को मनाने का भी जो लगातार कवायद उसकी जारी है, प्रलोभन का इनकी बात इन्होंने की है, क्या आपको भी लगता है कि प्रलोभन देकर मनाया जा रहा है तमाम बागी नेताओं को? अभी तो मैडम जो सत्ता में, पहले तो के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। इस टाइम जो भी सत्ता में है उनको अपनी सत्ता बचानी है, प्रलोभन तो देंगे, लेकिन ये जो अब इस समय स्थितियां बन रही हैं, इस समय वो एक बीजेपी कांग्रेस में नहीं है, इस टाइम सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हमारे साथ भी चीजें देखनी पड़ती हैं। और भी कोई क्षेत्रीय दल हैं वहां भी होता है, आप सभी जगह देखें, सपा है चाहे बसपा है, कहीं ना कहीं क्योंकि आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा है कि 5 साल तक मैंने भी अगर मैदान में मेहनत करी है, लोगों के सुख दुख में भागीदार में रहा हूं, तो मैं भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि इलेक्शन क्या है, वो सोचता है इलेक्शन लड़के ही मैं जनसेवा कर सकता हूं करके। लेकिन बहुत से लोग इस चक्कर में क्या है कि जिनको टिकट नहीं मिल पाता, नाराज तो होते कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार के, एक ईगो फैक्टर भी आ जाता है कहीं ना कहीं कि मैंने इतनी मेहनत करी, पार्टी ने मेरे से कहा था लास्ट टाइम पे टिकट दूंगा, लेकिन आज पार्टी ने कहीं ना कहीं मेरे से अन्याय कर रहा है, तो इसलिए बहुत से लोग निर्दलीय उतर आते हैं। बहुत से लोग इस वजह से रह जाते हैं कि हम आपको अगले बार टिकट दे देंगे, इस बार हम आपको कोई दर्जा मंत्री पद दे देंगे या किसी विभाग में आपको जिम्मेदारी दे देंगे बड़ी सी, तो आदमी इसलिए मान जाता है, वो सोचता है पार्टी का नुकसान होगा, कल पार्टी हारेगी तो मेरा भी वजूद खत्म होगा। तो कुछ लोग तो बात में आ जाते हैं। अभी मैं आप बात कहूं तो हरीश रावत जी, मैं भी 56 लाल कुआं विधानसभा से हूं, मैं भी यहाँ प्रत्याशी की तैयारी पे होड़ पे था आम आदमी पार्टी के, इसमें मेरे को भी टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं केजरीवाल जी के काम का दीवाना हूं। मैं टिकट मिले ना मिले उस चीज से नहीं, क्योंकि मेरा भी अपना कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार है, सारी चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन मेरी एक विचारधारा केजरीवाल जी के साथ जुड़ गई है। लेकिन आगे मैं भी क्या करूंगा ये मेरे को भी नहीं पता होता, लेकिन अभी क्या है, इस समय के जो वक्त और डिमांड है कि भाई इस समय केजरीवाल जी का दीवाना हो, और उत्तराखंड को केजरीवाल जी की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो बहुत उसकी आवश्यकता है इस समय उत्तराखंड को। ठीक है दीपक जी, ठीक है। कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी, जिस तरह से दीपक जी का भी कहना है कि टिकट की रेस में ये भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट कटा है, क्या आपको लगता है कि अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा है? और दूसरी बात, टिकटों को लेकर खास तौर से पार्टी का जो फैसला पहले जिस तरह से कबूल किया जाता था, एक वही परिपाटी आगे बढ़ानी चाहिए। इस तरह की महत्वाकांक्षाएं जब हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सड़क पर जो तमाम किस्से देखने पड़ते हैं, उससे ना तो जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और ना ही पार्टी की जो साख होती है वो बची रह पाती है। हाँ बिल्कुल, ये आपने जो महत्वाकांक्षाओं वाली बात कही है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, ये अति महत्वाकांक्षाएं हैं जी। और दूसरी बात ये है कि इतना ज्यादा समाज सेवा का जो ये जज्बा है, ये सिर्फ चुनाव के लिए ही क्यों है? ये चुनाव के वक्त ही क्यों उभरता है जी? क्यों इतने सारे लोगों को राजनीति के माध्यम से सत्ता में आकर के ही समाज सेवा करनी है? क्या विधायकी के बिना, क्या चुनाव लड़े बिना समाज सेवा नहीं हो सकती, समाज का हित नहीं हो सकता? देखिए, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें राजनीति शास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से भी देखना होगा जी कि आखिर ये चुनाव लड़ने का जो मनोविज्ञान है, ये है क्या? ये कहीं ना कहीं जो सत्ता में अब
भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और हम अक्सर ये बात सुनते रहे हैं, कई डिबेटों में ये बात भी निकल करके आती है, जब दर बदल होता है तो सत्ता की मलाई एक शब्द का हम बार बार उपयोग किया जाता है। तो ये जो मलाई है ये उसी का लालच है कि तमाम लोगों के भीतर जो जन सेवा का भाव है, क्योंकि समय के साथ राजनीति जो मिशन हुआ करती थी, अब यह मिशन से बदल करके ये कमीशन में ज्यादा आ गई है जी। और यही कारण है कि जो प्रत्याशियों की भीड़ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जी। पार्टी के भीतर भी भले आपका जनता के साथ संवाद ना हो, आपका जनता के बीच में आपने कभी जन मुद्दों को लेकर के कोई बात ना की हो, लेकिन आपको चुनाव लड़ना है। ये सब बड़ा सवाल है कि आपको चुनाव ही क्यों लड़ना है। अभी हम देखते हैं कि समाज में तमाम लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विभिन्न सरकारों में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार पाते हैं, लेकिन ये तबका ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं दिखता। तो जो राजनीति में लोग हैं, इन लोगों को सवाल ये खड़ा होता है कि इन लोगों को क्यों चुनाव लड़ना है जी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो भ्रष्टाचार है और इसका जो आर्थिक बाजार है, वो एक बड़ा कारण मैं देखता हूं, महसूस करता हूं चीजों को लेकर के। और जिस तरह से समय के साथ उत्तराखंड अब इससे अछूता नहीं रहा है, उत्तराखंड में ये चीजें बहुत बढ़ने लगी हैं। हम सुनते थे कि दूसरी विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय बात होती थी कांग्रेस के 56 घोटालों की, लेकिन वो घोटाले कहाँ चले गए। उसके बाद जब 2012-13 का इलेक्शन हुआ तो हम सुनते थे कि भाई भाजपा के घोटालों की, लेकिन वो घोटाले कहाँ गए कोई नहीं जानता। फिर उसके बाद जब 2017 का चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस के ऊपर घोटालों के आरोप लगे। लेकिन जब सत्ता आती है, सत्ता बदलती है, नया विपक्ष सत्ता में आता है, तो फिर इन घोटालों की बात कोई नहीं करता, इन चीजों पे कोई चर्चा नहीं करता, इन चीजों पर कोई जांच नहीं होती है जी। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो अब ये कहें कि हम जी बिल्कुल कुलदीप जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके पास, वापस लौटकर आपके पास आते हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। देव दंगल में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से तमाम पार्टियों से बागी नेता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध अपना दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के तमाम आला कमान के साथ ही साथ बड़े नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे चुनाव के साथ ही साथ उन बागी नेताओं को भी मनाया जाए, और उसी में तमाम पार्टियां लगी भी हुई है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है देवभूमि की दंगल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बागियों को मनाने की कवायद जारी। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र शाह
कांग्रेस प्रवक्ता दीपक पांडे, आम आदमी प्रवक्ता कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार और मीनाक्षी घिल्डियाल यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है। राजेंद्र शाह जी, जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों का ये कहना है कि राजनीति अब केवल राजनीति नहीं रह गई बल्कि बिजनेस के रूप में इसे देखा जाने लगा है, यही वजह है कि कभी टिकट के लिए लोग पैसा फेंकते हुए नजर आते हैं और कभी टिकट ना मिलने के लिए या फिर चुनाव ना लड़ने के लिए बड़े नेताओं ने मनाते हुए नजर आते हैं। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से राजनीति में भीड़ बढ़ी है, कहीं ना कहीं राजनीति को समाज सेवा से हटाकर एक बिजनेस बना दिया गया और यही वजह है कि लोग अब इस बिजनेस में जल्द से जल्द एंटर भी करना चाहते हैं और सक्सेस भी पाना चाहते हैं? निश्चित तौर पर प्रियंका जी, देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि आज राजनीति में वो लोग आते हैं जो लोग एन केन प्रकरण ये सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम राजनीति में ऊंचाइयों पर पहुंचे, और ऐसे लोगों की राजनीति में भरमार है। और मैं इसमें राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, निश्चित तौर पर वो भी दोषी हैं। आप आए और आपने उनको टिकट दे दिया, कोई भी पार्टी हो, पार्टियों को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिसको आप टिकट दे रहे हैं इनकी सेवाएं पार्टी के लिए कितने सालों से हैं, कितने साल से ये समाज में सेवा कर रहे हैं, कहाँ इन्होंने समाज सेवा की है। ये तमाम बातें हर पार्टी को ध्यान में रखनी चाहिए, और ये न रखने की वजह से ही आज जो है लगातार एक भीड़ सी बढ़ती जा रही है। अब वो कैसे उनमें से आकलन किया जाएगा, ये तो पार्टियों को सोचना है। अगर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, जो लोग लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको टिकट देंगे तो ऐसे लोगों में बहुत कमी आएगी, और जो आपने कहा है कि भ्रष्टाचार भी कम होगा निश्चित तौर। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका राजेंद्र जी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पहल कांग्रेस को भी करनी होगी। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी कोई पहल नजर नहीं आती। ठीक है, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ पवन तोमर भी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पवन जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? पवन जी, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। मीनाक्षी घिल्डियाल जी बनी हुई है लगातार। मीनाक्षी जी, जिस तरह से राजेंद्र जी का कहना तो जरूर है, इस बात को वो मानते हैं कि राजनीति बिजनेस बन चुकी है और इस बात को भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन जब अपनी पार्टी में इस तरह के फैसले लेने की बारी आती है तो ये तमाम नियम कानून, ये तमाम अच्छी चीजें इसको इतर रखकर उन सभी नेताओं को टिकट दिया जाता है जो पार्टी छोड़कर अभी ज्वाइन हुए हैं। चाहे यशपाल आर्या की बात कर ले, हरक सिंह रावत की बहू की बात कर ले, तमाम लोगों को कांग्रेस ने भी टिकट दिया है। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं वही बात कहूंगी कि हम जब बात करते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, कि यहाँ पे आज आवश्यकता है पॉलिटिक्स में बहुत बड़े सुधार की, तो उस सुधार की बात वही लोग करेंगे जो इन पार्टीज के अंदर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शाह जी ने एटलीस्ट यहाँ पे आज अपनी पार्टी को बचाने वाली बात नहीं की, क्योंकि अगर हम कोई भी गलत होता है, देखिए पार्टी किससे बनती है, वो कार्यकर्ता से बनती है और जो नेता है उनसे बनती है। और यदि अगर अपनी पार्टी में भी कुछ गलत हो रहा है और उसके लिए आवाज उठाई जाए या उसके बारे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे रोक लगेगी। तो ये बहुत सही बात है कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, जो दल बदल की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार वाली राजनीति है, जो बिजनेस वाली राजनीति है, इसका खात्मा आने वाले युवा ही करेंगे। और जो लोग नए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जो इस चीज को गलत समझते हैं और एक समाज सेवा के तौर पे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वही इसमें बदलाव करेंगे। जी बिल्कुल बदलाव करेंगे, लेकिन वो पहल कहाँ से होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। दीपक पांडे जी, पॉलिटिकल रिफॉर्म की तो हम बात करते हैं, बदलाव की भी बात कर रहे हैं, चर्चा भी हम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी पार्टी में टिकट देते समय या चुनाव के समय इन तमाम बातों पर विचार किया जाता होगा या किया जाएगा? दीपक जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगी। कुलदीप राणा जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी, जिस तरह से लगातार मीनाक्षी घिल्डियाल जी ने भी कहा है और हम सभी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर अब सोचना चाहिए, लेकिन वो हमारे और आपकी चर्चा करने से इसमें कुछ होने वाला नहीं है जब तक पार्टियों के अंदर इस विषय पर बहस नहीं होती। क्या लगता है आपको, कहाँ से शुरुआत हो सकती है और कैसे शुरुआत हो सकती है? देखिए, ये बात बहस के लिए बड़ी अच्छी लगती है बहस में कि पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन वो एक कहावत है ना कि भगत सिंह तो होना चाहिए लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के यहाँ। जी। मैं जन सामान्य के बीच की एक
कहावत मैंने यहाँ पे रखी है, लेकिन देखिए इसकी शुरुआत कैसे हो, आप हमें यहाँ ये समझना होगा कि जो राजनीति में जो ये बदलाव आया है, जो ये महत्वाकांक्षाओं का जो विस्फोट हो रहा है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई है। देखिए 80 के दशक से पहले भारतीय राजनीति में जो नेता हुआ करते थे, इनका जो चाल चलन चरित्र था वह जनता के लिए, पार्टी के लिए एक आदर्श थे जी। वो एक आदर्श रूप में था। समय बदला और 80 के बाद के दशक के जो राजनीति में जो लोग उभर करके आए, उनके सामने जो चीज थी वह कैरियरिस्ट ज्यादा थे, उनके भीतर सेवा का भाव कम था, उनके भीतर वो बहुत जल्द से जल्द उस लग्जरी को, उस सत्ता के सुख को पा लेना चाहते थे कि आप जहां से गुजर रहे हैं, गाड़ियों के लाल बत्ती की आवाज आपके लिए सड़क खाली कर दे रही है, पुलिस आपके ट्रैफिक को रोक करके आपके लिए राह बना रही है, और बड़े बड़े बंगलों में रहने की, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में बैठने, ये जो चकाचौंध है, इस चकाचौंध से जो प्रभावित जो पीढ़ी जब राजनीति में आने लगी, तो उनके लिए राजनीति एक करियर और तेजी से आगे बढ़ने का एक साधन रास्ता उन्होंने अपनाया। बिल्कुल, मैं राजेंद्र शाह जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये कांग्रेस के अच्छे सुलझे हुए प्रवक्ताओं में से रहे हैं, और इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि चीजें जिस तरीके से बदली हैं। और अनुशासन की जहां तक बात है, तो अनुशासन ना तो भाजपा में रहा है, देखने को मिला है, ना कांग्रेस में देखने को मिला है। ठीक, अभी कुछ दिनों पहले हमने कांग्रेस कार्यालय में अनुशासनहीनता की एक बड़ी घटना देखी, और वहीं अब भाजपा में भी जहां भीतरघात, जहां जिनका पहले बहुत देखने को मिलता था, वहां अब अनुशासनहीनता भी ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि ये भाजपा में ये बदलाव बड़ी तेजी से आया है, जबकि भाजपा कैडर वाली पार्टी कही जाती रही है। और अभी यहीं कैंट विधानसभा सीट में जो हरबंस कपूर रहे हैं पूर्व विधायक, उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी को जब टिकट दिया गया, तो उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया, और परिवारवाद का विरोध करने वाले दल के नेताओं ने ही कहा कि यह परिवारवाद है अगर आप उनके परिवार को टिकट दे रहे हैं। तो ये अनुशासन कहीं ना कहीं जो उसकी बुनियाद है, वो दलों के भीतर जो दरक रही है, तो इन सब के बीच का जो इसका बड़ा कारण मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व है, आप देखिए जनता आपको आप चुनाव जीत सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, आप मंत्री भी बन जाएंगे, आप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे जी, लेकिन आप नेता नहीं बन सकते जी। बिल्कुल, नेता बनने के लिए कोई चुनाव नहीं जीतना पड़ता है, नेता बनने के लिए आपको जनता का दिल जीतना पड़ता है जी। और जनता का दिल जीतने की कवायद अब लोगों में उतनी रही नहीं। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से चुनाव में वोट बैंक की राजनीति हावी हो गई है, जातिगत वोट बैंक है, सामाजिक वोट बैंक है, तो इस तरीके से धार्मिक वोट बैंक है, इस तरह से जब चीजें बंट दी जाती हैं। और उत्तराखंड में विधानसभाओं का आलम यह है कि यहाँ 90,000 से 1 लाख के बीच में एक विधानसभा है जी। और वहां अगर हम जब कैंडिडेट्स की तुलना करते हैं तो 10 से 12 कैंडिडेट्स वहां चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो एक जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसका जब हम वोट का अंतर देखते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, वो 15-18 हजार वोट लेकर के भी चुनाव जीत जाता है जी। बिल्कुल, कुलदीप जी नेतृत्व कहाँ है जी? कुलदीप जी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे, नेतृत्व कहाँ है कुलदीप जी? ये तमाम सारे कुलदीप जी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, वापस आएंगे आपके पास। देवभूमि की दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बागियों को जिस तरह से मनाने की कवायद तमाम दलों के द्वारा उत्तराखंड में की जा रही है। देखना ही होगा कि चुनाव से पहले क्या ये तमाम पार्टियां इस मिशन में कामयाब होती हैं या नहीं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। देवभूमि की दंगल में बागियों को मनाने की कवायद जारी, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। राजेंद्र शाह जी, अगला सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जिस तरह से अनुशासनहीनता की, भ्रष्टाचार की हम राजनीति में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी पार्टी में यदि बागी सामने आते हैं, यदि बागी को सड़क पर उतरना पड़ता है, तो उसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी होता है कि पार्टी में जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उतना दमदार नहीं है कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उस एक व्यक्ति की बात सुने या उस एक व्यक्ति की बात माने। आप भी क्या इस बात को महसूस करते हैं कि आज के समय में नेतृत्व में वो नेतृत्व क्षमता नहीं रही है जो पहले के समय में होती थी? यही वजह थी कि पहले अपने नेता के सामने कार्यकर्ता को अपनी बात रखने में ना तो संकोच होता था और ना नेता को उस बात को सुनने में। आज यदि हम बात करें तो ईगो इतना बड़ा है कि तमाम बड़े नेता ही छोटे कार्यकर्ताओं को काटने में लगे रहते हैं और यही वजह है कि कहीं नेतृत्व नजर नहीं आता पार्टी में। जी राजेंद्र जी, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपने सुना है, आपके लिए दोहरा दूं? दोहरा दीजिए प्लीज। जी राजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि पार्टी में जब हम अनुशासनहीनता की बात करते हैं, जब हम अति महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, तो उसके पीछे क्या एक बड़ा कारण ये है कि नेतृत्व क्षमता उतनी दमदार नहीं है जो होनी चाहिए, जो तमाम कार्यकर्ताओं को बांध के रख सके? नहीं, देखिए, हर जगह आप ये भी नहीं कहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए लोग आते हैं और नए लोगों को सीधे जो है कुछ नेता प्रमोट कर देते हैं आगे को, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह। अगर आप सीनियरिटी वाइज, राजेंद्र जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि नए लोगों को यदि नेतृत्व सीधे प्रमोट करना है तो कहीं ना कहीं नेतृत्व बायस्ड है। नहीं, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कोई भी नेतृत्व हो, किसी भी पार्टी का नेतृत्व हो, अगर आप सीनियरिटी वाइज अगर उनको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो आजकल जो दिक्कतें आ रही है, निश्चित तौर पर ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। रेयर कोई केस एक आधा ऐसा होगा, लेकिन होता क्या है कि अब मैं किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर एक बात बहुत स्पष्ट कर, अब आज आप इस पार्टी में आ गए, कल उस पार्टी में चले गए, यहां से आपको टिकट मिल गया, तो इससे कहीं ना कहीं वो जो कार्यकर्ता सालों साल से किसी भी पार्टी में सेवा कर रहा है उसका हैरेसमेंट होता है। राजेंद्र जी, ये तमाम चीजें आपकी पार्टी में भी हो रही हैं, तो क्या आपने अपनी पार्टी में इस बात को लेकर आवाज उठाई? क्या आपकी आवाज सुनी गई? समय समय पर अपने तमाम नेताओं को ये बातें कहता रहता हूँ और मैं इसके खिलाफ भी हूँ। मैं क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी में कांग्रेस से जुड़ा हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते मैंने समय समय पर अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तौर से रखा और मैं ऐसी राजनीति के खिलाफ हूँ। और कम से कम उत्तराखंड में तो 2 राजनीतिक दल जो मुख्य राजनीतिक दल है, इन दोनों राजनीतिक दलों को अब आत्मचिंतन करना होगा। जी 22 साल बाद इनको आत्मचिंतन करना होगा और कैसी राजनीति ये चाहते हैं आने वाले दशकों में, उसको भी इनको बताना होगा करके। ठीक है दीपक पांडे जी, राजेंद्र शाह जी का तो साफ कहना है और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम ये इस बात को मानते हुए नजर आ रहे हैं कि नेतृत्व जब कहीं ना कहीं कम अनुभव वाले लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मनमुटाव वहीं से शुरू होता है। इसमें एक बात ये भी साफ है कि जिस नेतृत्व क्षमता की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र या बायसनेस नजर आती है और यही वजह है कि तमाम कार्यकर्ता एक नेतृत्व के नीचे काम नहीं करना चाहते, एक पार्टी में ही कई नेतृत्व नजर आते हैं। दीपक जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक करें आप एक बार। हर विधानसभा की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं जी। कहीं पे क्या होता है, जो नया प्रत्याशी भी होता है बहुत तेज तर्रार होता है, कहीं पे पुराने प्रत्याशी भी हैं तो एक ही पुराने डर्रे पे चल रहे होते हैं और हर 5 साल बाद नया ट्रेंड आ चुका है आज की डेट में राजनीति में। आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का बहुत यूज हो रहा है, कैंपेन्स बहुत तेज चल रहे हैं। पहले क्या केवल झंडे पे चलता था या एक ही विचारधारा पे चलता था, आज क्या है यूथ अपने हिसाब से चलना चाहता है, महिलाएं अपने हिसाब से चलना चाहती है, ट्रेंड हर जगह चेंज हो चुका है। अब कोई किसी के पीछे नहीं चलने वाला है। आज की डेट में सबके पास मोबाइल से एंड्रॉइड साइड है, हर आदमी जानता है आज की डेट में क्षेत्र में क्या हो रहा है। दीपक जी, यदि सब अपनी अपनी राह पकड़ेंगे तो मनमुटाव तो बढ़ेगा। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ जो नए लोग आगे आने वाले हैं तो क्या होता है, बहुत से लोग कौन से नाराज है जिन्होंने 30 साल पार्टी में मेहनत कर ली और उनको आज भी टिकट नहीं मिला है। कुछ लोग 30 साल एक ही लोग टिकट लगाए बैठे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं 6 विधानसभाओं के टिकट लड़ गए हैं। तो जो नए लोग आते हैं वो सोचते हैं हमें कब मौका मिलेगा,
क्योंकि जो पुराने प्रत्याशी हैं वो नाम पे तो जीत रहे हैं, लेकिन कहीं काम भी नहीं कर पा रहे कई जगह। तो कई लोग तो बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग केवल नाम से जीत रहे हैं, पार्टी के लेवल पे ही जीत रहे हैं। अब आज हम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टियां हैं कहने के, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं नई दस्तक बनाई पूरी दिल्ली के साथ। आज आप देखिए चंडीगढ़ में उन्होंने एक अच्छा काम करा, पंजाब में हम अग्रसर हो रहे हैं, और उत्तराखंड और जो और राज्य है और हम लोग वहां पे जगह बना रहे हैं अपनी धीरे धीरे। और कल जो भी चीज होगी, देखिए हम लोग भी सब पार्टी से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं नई विचारधाराओं से लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि आज की अगर मैं बात करूं हरीश रावत जी की, हरीश रावत जी मैं लाल कुआं विधानसभा से हूं और यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारी वाली विधानसभा से ही। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं, आज उनके वहां से जो संध्या डाला कोटी जी थी, उनको बहुत मनाने का प्रयास किया गया कल रात 2 बजे तक, आज ही मनाने का प्रयास, लेकिन वो नहीं मानी। क्योंकि अब हरीश रावत जी को देखिए बहुत बड़ा नाम है, संध्या डाला कोटी को ये लग रहा है कि मैं इस क्षेत्र में 20 साल से मेहनत कर रही थी, आज मेरा नंबर आया था, महिलाओं को आगे बढ़ने का समय आया था, तो आज हरीश रावत जी ने कहीं ना कहीं आके उनके भी पर कतर दिया। राजेंद्र जी, दीपक जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस तरह से हरीश रावत जी ने 2-3 सीट के बाद में अब लालकुआं सीट फाइनल की गई है, ऐसे में उन 2-3 जगहों पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके साथ तो नाइंसाफी हुई है ना। हरदा अपनी सीटों से चुनाव पिछली बार लड़े, उन सीटों से हार गए, उनमें उन तमाम कार्यकर्ताओं की क्या गलती थी? देखिए प्रियंका जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, हरीश रावत जी का 55 साल का राजनीतिक कैरियर है जी, और जिस व्यक्ति के टिकट की ये बात कर रहे हैं, वो पहले क्षेत्र पंचायत भी लड़ चुकी हैं, वो जिला पंचायत भी लड़ चुकी हैं, और मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन देखिए हरीश रावत जी एक कद्दावर नेता है इस प्रदेश के। राजेंद्र शाह जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि पिछले चुनाव में जिन सीटों से हरीश रावत जी हार गए थे, उन्हीं सीटों पर वो अपने दम पर भी काम कर सकते थे, लोगों के बीच में पहुंच सकते थे और इस बार दावा कर सकते थे कि उन्हीं सीटों से चुनाव जीतेंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों राजनीति में इतनी पकड़ नहीं है उनकी? नहीं, ऐसा या क्यों इतना आत्मविश्वास नहीं है? मैं ये जानना चाहती हूँ। राजेंद्र साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हर बार सीट क्यों बदल रहे कपड़ों की? राजनीति में पकड़ भी है, और देखिए नेता है इसलिए तो सीट बदल रहे हैं। ऐसे हर आदमी थोड़ी सीट बदल के चुनाव लड़ लेगा। प्रदेश में सर्वमान्य नेता है। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अगर वो मुख्यमंत्री तो एक सीट पकड़े ना, वो सबको पकड़ ले तो नाराज तो लोग होंगे उसका असर एक थोड़ा ना और जगह भी तो जा रहा है कहीं ना कहीं। आपको क्या लग रहा है? क्या वो इसका मतलब महिला कहीं बढ़ रही? भाई आज लाल कुआं से, सर आज हरीश रावत जी भले 55 साल से राजनीतिक हो रहे हैं, लेकिन लाल कुआं में से भी तो लोग 40-50 सालों से यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं ना सब लोग। सर नहीं ऐसा है ना, देखिए वो सब तो हाशिए पे चलेगा ना सर, वो सब तो हाशिए पे चले। नहीं मैं आपको बता दूं, मैं आपको सर एक चीज और बता दूं, जो यहाँ का समीकरण बन रहा है, मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति पर भी हूँ। अभी 1 किलोमीटर ही कहते हैं, मैं अभी गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ, और 1 किलोमीटर भी हरीश रावत जी, आधा किलोमीटर पीछे भी हरीश रावत जी का कार्यालय छोड़ के आ रहा हूँ मैं अभी। मैं आपको बताऊं क्या यहाँ पे समीकरण ये बना है, लोगों ने मान लिया कि वो भारी प्रत्याशी हैं, लोगों ने हराने की होड़ लगा ली है, लोग उनके देखिए ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हराने के लिए ज्यादा हरीश रावत जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छे मार्जिन। ठीक है राजेंद्र शाह जी, मान लेते हैं हरीश रावत जी कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, ठीक है, वो किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन वो किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे तो वहां पे आपके कार्यकर्ता में इतना धैर्य होना चाहिए कि वो हरीश रावत के लिए खुशी खुशी अपनी सीट छोड़ दे। देखिए प्रियंका जी, एक तो मैं दीपक पांडे जी से अपने भाई से एक बात कह दूं, देखिए ये जो लाल कुआं की बात कर रहे हैं, लाल कुआं में जो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का बागेश्वर का वोटर है, और हरीश रावत जी 1980, 84, 89 लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। ऐसा नहीं है जो ये कह रहे हैं, वो ट्रेंड चला गया है। अरे भैया ठीक है, आप दोनों के पास भी आती हूँ। हमारे साथ कुलदीप राणा जी भी लगातार बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी, हरीश रावत जी को जो लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्या आपको लगता है कि जिस सीट का चुनाव लाल कुआं का उन्होंने किया है और वहां पर जिस तरह से संध्या डालाकोटी का टिकट काटा गया है, वो ठीक है राजनीतिक समीकरण के लिहाज से या राजनीतिक अनुशासन के लिहाज से? प्रियंका, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक पांडे जी ने कहा कि वो गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, तो पहले तो उनसे कहिए कि वो गाड़ी ड्राइव ना करें, कहीं गाड़ी किनारे लगा करके डिबेट में पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि ये दुर्घटना का कारण बन सकता है ना। मैं भी उनसे ये बात कहना चाह रही थी, है ना जी। कुलदीप जी, वो गाड़ी जरूर ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो राजनीति में जो टिकट, मैं आपको बात पूरी कर देती हूँ, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जब उनके बोलने का समय आता है वो गाड़ी रोक देते हैं, इसीलिए मैंने भी उन्हें टोका नहीं। जी आप कंटिन्यू करें। जी हाँ, देखिए प्रियंका, जहाँ तक टिकटों में चुनाव में टिकटों के वितरण की बात है, टिकटों के वितरण का एक ही आधार होता है, जीत की प्रबल संभावना।
जी। अगर कोई कैंडिडेट किसी क्षेत्र में चाहे वो कितने ही वर्षों से काम कर रहा है, अगर उसकी जीत की संभावना नहीं होगी तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसे व्यक्ति पर कभी दाव नहीं खेलेगा जी। क्योंकि चुनाव में सत्ता पाने का एक ही रास्ता होता है, अगर आपके पास वो अंकगणित उपलब्ध है, जो मैंडेट आपके पास है, जो अंकगणित आपके पास अगर उपलब्ध है, जो आपको सत्ता की चौखट तक पहुंचा सके। जी, और उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं देखता कुलदीप कि जी, किस एक और कार्यकर्ता सवाल, ने कुलदीप जी एक और सवाल यहाँ पर ऐड कर देना चाहती हूँ। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हरीश रावत जैसे नेतृत्व के सामने यदि किसी का टिकट कटता है तो उन्हें खुशी खुशी उनके सामने सरेंडर करना चाहिए। उनकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है वो। फिर इतना मनमुटाव यदि पार्टी में हो रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अनुशासन नहीं है पार्टी में? देखिए प्रियंका, ये इतिहास कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है जी। अगर सत्ता के लिए हम राजनीति में एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, एक दूसरे की लकीर को छोटा करके अपनी लकीर को बड़ा करने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं आज मैं समझता हूं कि हरीश रावत आज उन चीज़ों को झेल रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। हरीश रावत निसंदेह उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है। पिछले 5 वर्ष में सत्ता से बाहर रहने के बाद उन्होंने बड़ा कड़ा संघर्ष किया है, जनता के बीच में गए हैं, अपने खोए जनाधार को पाने के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन हमें यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब पहली विधानसभा में हरीश रावत क्या भूमिका रही तिवारी जी के संदर्भ में, उस समय ये बात कहीं नहीं छिपी थी कि तिवारी जी और उनके बीच में किस तरह का मनभेद था, मनमुटाव था। उसके बाद जब 2012 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटी और हरीश रावत ने निसंदेह उसमें बड़ी मेहनत करी, लेकिन उसके बाद विजय बहुगुणा बाजी मार गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ लगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। तो इन्हीं चीजों से जो पार्टी कार्य करता है वो इन्हीं चीजों को देख करके तो अपने लिए भविष्य के लिए अपनी रणनीति तय करता है। और यही कारण है कि आज जो लाल कुआं में जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये उसी चीज का परिणाम है। कहीं ना कहीं इतिहास अपने आप को सामने लाता है और ये घटनाएं, इस तरह की चीजें जो निकल के आ रही हैं, और ये समझने वाली बात है। अभी प्रियंका देखिए, अभी हम ये बात कह रहे थे तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, इन दोनों में कितना है? कांग्रेस में एक पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वहीं आम आदमी पार्टी में युवा राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो दोनों के बीच में जो विचारों का अंतर है, दोनों के बीच में जो टिकटों को लेकर के, जो आगे चुनाव लड़ने को लेकर के जो उनके बीच में, उनके मन में जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो विचार हैं, ये देखिए यही वो अंतर है जो इन तमाम सारी चीजों को लेकर के महत्वाकांक्षाओं के विस्फोट के रूप में सामने आ रहा है। यही बड़ा अंतर है और ये अंतर चलता तब तक रहेगा जब तक कि नेतृत्व कोई आदर्श स्थिति में या प्रेरक स्थिति में नहीं मिलता है किसी भी राज्य को, किसी भी राजनीतिक दल को। ठीक है कुलदीप जी, हमारे साथ मीनाक्षी जी भी बनी हुई है लगातार। मीनाक्षी जी, जिस तरह से हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कुलदीप जी ने एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी कही है कि दीपक पांडेय जी और राजेंद्र जी दोनों ही हमारे साथ हैं। विचारों की जो रचनात्मकता है अलग अलग, और दोनों के जो विचार अलग अलग है वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि युवाओं का राजनीति में आना बेहद अच्छी बात है, युवाओं को आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभवी नेतृत्व जो है उनके तले ही शुरुआती कुछ सालों में उनको राजनीति के पैतरे सीखने चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए, तभी हम ये मान सकते हैं कि एक कढ़ा हुआ राजनेता निकलकर सामने आएगा जो वाकई में राजनीति को भी समझेगा और जनता को भी समझेगा। सही बात है, जैसे कि हर एक फील्ड में ऐसा होता है, पहले ट्रेनिंग होती है, के बाद कुछ साल का एक्सपीरियंस होता है, फिर आप एक बड़ी पोस्ट पे पहुंचते हैं। लेकिन आप राजनीति में देखिए, जब ये जो बड़े नेता हैं, इनका तो कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं है जी। जब इनका कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं होगा तो नए युवाओं को कब टाइम मिलेगा या कब जगह मिलेगी? या तो अगर रिटायरमेंट एज होती भी है तो परिवार को जगह मिल जाती है जी। तो आप ये बताइए कि राजनीति में कैसे युवा जो है वो आगे बढ़ेगा? तो और दूसरी चीज, जो अनुशासन की बात हम कर रहे हैं कि अनुशासन बड़े नेता को ही दिखाना है जी। जब तक वो अनुशासन एक रोल मॉडल बनके युवाओं के सामने नहीं प्रदर्शित करेंगे, तब तक एक युवा कैसे फॉलो करेगा? आप देखिए, क्योंकि 5 साल में चुनाव होते हैं और 5 साल जो है एक लंबा समय होता है, तो कहीं ना कहीं जो धैर्य की आप बात कर रहे हैं,
तो जो बड़े नेता हैं, ये जिस प्रकार से गद्दी में चिपक के बैठ जाते हैं, तो ये तो नीचे वालों का करियर खत्म कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैंने बात की कि जो अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो देखिए मैं दोबारा वही पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात यहाँ पे कर रही हूँ। जब तक ये पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होगा, उत्तराखंड की यही दशा रहेगी, पॉलिटिक्स की यही दशा रहेगी। अनुशासन एक कहानी शायद हम सभी लोगों ने सुनी होगी कि गांधी जी के पास जब एक महिला अपने बच्चे का वो गुड़ खाता था, वो छुड़वाने के लिए गई थी, तो गांधी जी ने कहा था कि कुछ टाइम बाद आना, क्योंकि वो स्वयं उस समय गुड़ खाते थे। और उन्होंने जब खुद गुड़ छोड़ा, उसके बाद उन्होंने बच्चे को ये एडवाइस किया कि आप गुड़ छोड़ें। तो आप ये बताइए कि किसी भी ये जो राष्ट्रीय दल है, इनके नेता किस प्रकार से अनुशासन की या नैतिकता की बात करेंगे जब ये खुद ही इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर मीनाक्षी जी ने कहा है कि आपको भी लगता है कि राजनीति में कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की एक सीमा जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से पुराने नेता लगातार 55 सालों से काम कर रहे हैं, 40 सालों से काम कर रहे हैं, 30 सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक लंबा करियर हो जाने के बाद उन्हें खुद इस बात को सोचना चाहिए कि युवा यदि काबिल है, युवा के अंदर यदि क्षमता है, तो उसे भी बढ़ावा देना चाहिए, ना कि अपनी महत्वाकांक्षा पर काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर देखियो, अब जो समय आया है, निश्चित तौर पर जो है ये उम्र का मामला भी जो है तय होना चाहिए। राजनीतिक दलों को ये तय करना चाहिए कि कितनी उम्र तक जो है टिकट दिया जाए, 65 तक दिया जाए, 70 तक दिया जाए, ये तय करना चाहिए जी। ये भी बहुत जरूरी है। और देखिए ये अगर ये तय होता है तो कम से कम जो है फिर एक जो युवाओं में जो प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही थी कि अब मैं एक 2002 से लेकर 22 तक उसने टिकट मांगी है, 2017 तक 4 चुनाव में। जी। तो पहले चुनाव में जीता पार्टी का, दूसरे चुनाव में वो हारा होगा, दूसरे चुनाव में वो जीता, तीसरे में वो हारा होगा। अब आप लगाइए 20 साल 2002 से टिकट मांग रहा है, अगर उसे 2022 में भी टिकट नहीं मिला तो स्वाभाविक है ना, वो भी तो उस टिकटधारी के साथ साथ चल रहा है ना। जी जी। तो यहाँ से मनमुटाव शुरू होता है। और फिर कई लोग ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 बार हारने के बाद भी फिर टिकट मिलता है, तो और ज्यादा मनमुटाव होता है। मेरा ये कहना है कि ये चीजें होनी चाहिए। देखिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी चीजें होनी चाहिए, और अच्छी चीजें कोई भी पार्टी अगर शुरू करे या पार्टियां आपस में बैठकर तय करें तो ये अच्छी बात है। जी ठीक है, अच्छी चीजें तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तो लगातार देवभूमि के दंगल में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ बागियों को मनाने की जो चुनौती बनी हुई है, दूसरी तरफ तमाम पार्टियों से ये बागी आखिर क्यों निकल कर आते हैं और आखिर क्यों एक नेतृत्व इन्हें साधने में सफल नहीं हो पाता, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना, पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बागियों को मनाने की, जिस तरह से पार्टियों में कवायद चल रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। दीपक जी, अगला सवाल आपसे है। राजेंद्र जी का जिस तरह से कहना है कि यकीनन राजनीति में जरूर एक एज बार होना चाहिए। मीनाक्षी जी ने जो सवाल उठाया कि लंबे समय तक एक ही सीट पर लगातार एक वरिष्ठ नेता यदि रहेगा तो कहीं ना कहीं युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि युवा तुरंत राजनीति में एंटर करता है और तुरंत एंटर करके जिस तरह की महत्वाकांक्षा रहती है कि अगले 1, 2, 3, 4 सालों में उसे कोई बड़ा पद मिल जाए, कहीं विधायक बन जाए, कहीं पार्षद बन जाए, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। पुराने जमाने में यदि हम नेताओं को देखें तो 10-10, 11-11 साल जनता के बीच में रहते थे और जनता के बीच पहुंचकर अपनी एक पहचान बनाते थे, तब जाकर कहीं उनका नंबर आता था और फिर वो जब जनता के बीच में पहुंचते थे तो उनकी एक छवि रहती थी जो आगे बढ़ाने का काम करती थी, जनता के बीच में भी और पार्टी के बीच में भी। क्या आपको नहीं लगता कि तुरंत आके 2-3 सालों में ही अपने आप को एस्टैब्लिश करने की जो होड़ है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति के लिए खतरनाक हो सकती है? इतना आसान नहीं है कि हर आदमी को तुरंत आके मिल जाता है। एक बात कई सीटों में होता है जहाँ पोटेंशियल किसी आदमी के अंदर होता है तो एकदम से आगे आ जाता है। इतना आसान नहीं है कि नए युवा को भी कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है। जी, लेकिन दीपक जी, महत्वाकांक्षा तो रहती है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, तो मैडम सबकी रहती है। मैडम अभी मेरे से कई जगहों ने कहा महिलाएं क्यों नहीं, महिलाओं को सीट क्यों नहीं दी जा रही है। अब वो महिलाएं बहुत सी विधानसभाओं में ऐसा है, चाहे बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। दीपक जी, सवाल यहाँ पर यही है कि क्या सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम राजनीति में एंटर कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए एंटर कर रहे हैं, कुछ दिन काम करें और उसके बाद पार्टी मौका देगी? मैं बिल्कुल इसी बात पे कह रहा हूँ। देखिए मैं क्यों नहीं नाराज हुआ, मुझे पता है कि मेरी उम्र अभी आज के डेट में 38-40 के आसपास है। मैंने 7-8 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरे अगले 5 साल भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं भी एक बिल्कुल बारीकी से हर चीज सीख जाऊंगा। जी मान्यवर जी, 18 कोटी जी की उम्र भी इतनी है भैया? नहीं सर, ज्यादा है उनकी, वो कोई बात नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन उनका भी एक भाई। सर मैंने पता विरोध क्यों करा मेरे हरीश जी, यहाँ पर उम्र पर हम डिस्कशन ना करें, क्योंकि इस बात का अंदाजा इससे भी लगता है कि आपने कितने साल में राजनीति में एंटर किया है। कोई यदि 20 साल में एंटर करेगा तो 40 साल तक उसे किसी पद पर पहुंचना चाहिए, लेकिन कोई 20 साल करा है उन्होंने संघर्ष, तो मैं इसलिए उनकी बात नहीं कर रहा। मैं हरीश रावत जी को अपनी स्थायी सीट रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दूसरी विधानसभाओं में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। आप मुझे बताइए ना, मैं भी अगर 20 साल में और संघर्ष करता हूँ, कल मेरे साथ भी अगर ऐसी होगा, कल मेरे 50 साल की उम्र में भी मेरे को टिकट नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक से कहीं ना कहीं नाराजगी जैसी आ जाती है। परिवार के लोग को उसने लग जाते हैं कि बताइए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं पूरी जिंदगी में, आपको क्या दिया पार्टी ने। जी, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। मेरे कहने का मतलब देखिए बैलेंस बना होना बहुत जरूरी है। ठीक है दीपक जी, युवा हमारे साथ मीनाक्षी जी भी है, मीनाक्षी जी से भी जान लेते हैं कि वो क्या विचार रखती है। जी मीनाक्षी जी, क्या कहना है आपका? बहुत जरूरी है बुजुर्गों को, युवाओं का भी। कहना चाहूंगी कि आज आप देखिए राष्ट्रीय पार्टियों में एक्चुअली हो क्या गया है, राजनीति के अंदर एक्चुअली क्या हो गया है कि कोशिश ये की जाती है कि उस पर्सन को अपनी पार्टी में किसी पद पे बिठाया जाए जिसके ऑलरेडी संपर्क हैं या ऑलरेडी जो समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ज्यादातर, या फिर कॉलेज स्टूडेंट को भी अगर किसी पद पे राजनीति में बिठा रहे हैं, अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं, तो वहां पे ये देखा जाता है कि इसने अपनी छात्र राजनीति में कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा है और कितना काम किया है। तो बेसिकली आज जो बेस बन गया है वो समाज सेवा से ज्यादा कितने लोगों को जोड़ा गया है, चाहे वो हुक और बाय क्रूक किसी भी तरीके से जोड़ा गया है। तो यदि व्यक्ति पार्टी में आने से पहले कहीं पे कार्य करता है, किसी भी वे में कार्य कर रहा है, चाहे वो 10 साल समाज सेवा में कार्य कर रहा है या उसके साथ लोगों की भीड़ किसी अन्य कारण से है, या वो स्टार है तब उसके आसपास भीड़ है, तो उन्हीं लोगों को राजनीति में लाके पद दे दिया जाता है। अब उनकी महत्वाकांक्षा तो बढ़ेगी ही ना कि हमारे पास जब इतनी भीड़ है और इसी वैल्यू के कारण हमें यहाँ पद दे दिया गया है, तो मैं क्यों नहीं विधायक बन सकता। और यही कारण है कि आज जो मनमुटाव वाली स्थिति आ रही है, यही एक कारण है जो आप कह रहे हैं ना कि पहले रहना चाहिए पार्टी के अंदर, उसके बाद उन्हें काम करना चाहिए, फिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी आजकल उठाई उनको रही है जो ऑलरेडी फील्ड में 10 साल से लगे हुए हैं, जो किसी भी तरह से जिनके पीछे भीड़ है, तो ये एक कारण है। जी बिल्कुल। कुलदीप जी, जिस तरह से मीनाक्षी जी का कहना है कि तमाम उन लोगों को मौका दिया जाता है जो कहीं ना कहीं किसी सक्सेसफुल फील्ड से आते हैं या जनता के बीच में उनकी एक पैठ होती है, लेकिन क्या इन तमाम लोगों को राजनीति में एंटर करने के साथ पद मिल जाना, इसे आप सही मानते हैं? कुछ केसेस में सही हो भी सकता है, लेकिन यदि यही परिपाटी बन जाएगी तो यकीनन फिर मनमुटाव भी बढ़ेंगे और महत्वाकांक्षाएं भी और आगे बढ़ेंगी, जिसका नतीजा हम लगातार पंजाब में देख ही रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, अगर हम राजनीति में आदर्श स्थिति की बात करते हैं, जी हाँ, देखिए मीनाक्षी, अगर हम राजनीति में आदर्श स्थिति की बात करते हैं तो ये एक असंभव सा स्वप्न है जो शायद ही संभव हो पाए।
और वो भी बदलते दौर के साथ, जब चीज़ें इतनी टकराव भरी होती जा रही हैं, चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं। और मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक की बात सुन रहा था कि मेरी अभी उम्र 38-40 साल की मेरी उम्र है। अच्छी बात है दीपक जी, वैसे भी हमारे यहाँ 50 साल का व्यक्ति युवा राजनीति में युवा होता है और 60 साल में राजकीय सेवा में रिटायर हो जाता है। तो आप अभी युवा हैं, संघर्ष कीजिए। लेकिन जहाँ युवाओं की बात है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में बहुत कम उम्र में ओम गोपाल रहे हैं, जो विधायक नरेंद्र नगर से विधायक हो गए थे। यूकेडी से पुष्पेश त्रिपाठी हैं, ये अभी जो हमारे युवा सीएम हैं, है ना, ये भी 36 साल की उम्र में इन्होंने चुनाव लड़ा और ये विधायक हुए हैं। तो देखिए, ये तो जब तक हम अगर राजनीति की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन बुनियादी ज़रूरतों को समझते हुए जब तक हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता से संवाद स्थापित नहीं करेंगे, जनमत पाने से पहले हमें जनाधार अपना मजबूत करना होगा। और अगर हमारे पास जनाधार नहीं है तो हम कैसे जनमत पा सकेंगे चुनाव में। और इन तमाम सारी चीज़ों के साथ साथ ये बहुत अच्छी बात अभी जो बात आपने कही है कि काबिलियत एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि बड़ी सीमा है कि जब हमारे पास अगर काबिल प्रत्याशी अगर चुनाव में आते हैं और जनता उनको चुनती है, तो सरकार राजनीतिक दलों के पास भी एक उन चयन के लिए एक बेहतर विकल्प होंगे। और जब उनके पास बेहतर विकल्प होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो दायित्व मिलेंगे, जो मंत्री होंगे, वो भी उसी कैलिबर के होंगे और वो चीज़ें बदलाव के रूप में समाज में झलकेंगी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये बदलाव आना चाहिए। और यहाँ पर अच्छी बात है कि सभी लोग इस बिंदु पर एक मत हैं। लेकिन क्या इन प्रवक्ताओं की बातें अपने अपने राजनीतिक दलों, अपने अपने दलों में क्या सुनी जाती है? क्या उन चीज़ों को लेकर के कोई वहाँ पे मनन मंथन होता है? ये एक बड़ा सवाल रह जाता है। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, जिस तरह का सवाल यहाँ पर कुलदीप जी ने उठाया है कि चर्चा में तो हम तमाम चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म तभी हो सकता है जब पार्टियों में इन बातों को लेकर बातें होना शुरू हों। कैसे आप करते हैं? आप यदि बातें करते हैं तो क्या आपकी पार्टी में बातों को लेकर सुना जाता है, कभी एक्शन लिया जाता है, और क्या कुछ किया जा सकता है? आप खुद राजनीति में हैं, लंबे समय से हैं, कैसे हो सकता है उत्तराखंड में खास तौर से? नहीं, देखिए, इस तरह की सोच के लोग जब ज्यादा होंगे तो निश्चित तौर पर उस पर काम भी होगा। अब आजकल तो मामला ये है कि राजनीतिक पार्टियों में भी बात करने में लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरे नंबर कम हो जाए। जी, दिक्कत ये भी है, हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की बात करे। राजनीतिक पार्टियों में भी आप नेता के आगे भी, पार्टी के आगे भी वो बात करेंगे जो उन्हें पसंद हो। राजेंद्र जी, ये भी एक बहुत अच्छा विषय है यहाँ पर कि यदि आप नेता हैं और आप निडर होकर अपने विचार, जनता के लिए लाभदायक विचार अपने आला कमान तक नहीं पहुंचा सकते, तो नेता होने का फायदा मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। ये नफा नुकसान सोच कर जो नेता बनते हैं, ये भी कहीं ना कहीं घातक होते हैं। क्या मानना है आपका? यदि घातक तो देखिए, ये आज 22 साल हो गए उत्तराखंड को। आप उत्तराखंड में देख लीजिए, अब 2002 से लेकर आज तक आप देखिए कि जो पहली बार चुनाव लड़े थे और आज 2022 में फिर चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आप आकलन खुद ही कर लीजिए, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, स्पष्ट है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर समय का हमें इशारा मिल चुका है। कुल मिलाकर ये तमाम पार्टी के आला कमान, तमाम पार्टी के ऊपरी नेतृत्व को ये सोचना होगा कि पार्टी में अनुशासन को कैसे बनाया जाए, कैसे अति महत्वाकांक्षाओं को रोका जाए और कैसे पार्टी के फायदे के साथ ही साथ जनता के फायदे के बारे में बातचीत की जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे थे बागियों को लेकर, जिस तरह से मनाने की कवायद लगातार कांग्रेस और भाजपा के द्वारा उत्तराखंड में जारी है। ऐसे में कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें क्या कामयाब होंगी चुनाव से पहले या नहीं कामयाब होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जनता के सामने जब ये तमाम पार्टियां पहुंचेंगी तो जनता तय करेगी कि आखिर किस पार्टी को आगे बढ़ाना है, किस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है और किसे नहीं बढ़ाना है। ये फैसला जनता पर ही छोड़ते हैं। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।